हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है फिजिक्स ही तो है, इट्स सिंपल एंड इजी। आप डिफरेंशियल पढ़ चुके हो, डिफरेंशियल का पार्ट 1, डिफरेंशियल का पार्ट 2 पढ़ चुके हो। एक्चुअली में ये एक मैथ्स है जिसका पार्ट है, मैथ्स का एक पार्ट है जिसका नाम है कैलकुलस। अभी जो कैलकुलस है इसके अंदर दो बड़ी चीज़ें आती हैं। जैसे आप ये सीखें कि जब आपने अर्थमेटिक पढ़नी शुरू करी थी तो दो बड़ी चीज़ें सीखी थी, एक तो एडिशन और एक सब्सट्रैक्शन। अब जो आप पढ़ रहे हो कैलकुलस, इसमें भी बेटा दो बड़ी चीज़ें आएंगी, एक तो एडिशन और एक सब्सट्रैक्शन। फिर से वही, हाँ फिर से वही। जो आप ध्यान से सोचो तो जो आपने डिफरेंशिएशन किया है, क्या बेसिकली टाइम का डिफरेंस ही लेते थे? हाँ, क्या डिफरेंस को ही बहुत छोटा हो जाए तो ही डिफरेंशिएशन बोलते थे? अगर डिफरेंस बहुत छोटा हो जाए तो ही तो डिफरेंस ही तो डिफरेंशिएशन बनता है। ठीक है ना सर? ठीक है। फिर अगर डिफरेंशिएशन बहुत छोटा हो जाए और डिफरेंशिएशन बन रहा, डिफरेंस एक ही बात को अगर हम मान के चलें तो इससे क्या पता चलेगा, या इससे क्या हो गया सर, इससे क्या हो गया वो मैं बताता हूँ। बेटा अब आपको इंटीग्रेशन सीखना है। अब आपको एक नई चीज़ सीखनी है जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन। क्या होता है इंटीग्रेशन का मतलब? जैसे डिफरेंशिएशन का मतलब होता है माइनस करना, डिफरेंस निकालना, वैसे ही इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना, यानी कि डिफरेंशिएशन के जस्ट ऑपोजिट। जस्ट ऑपोजिट भाई, प्लस का ऑपोजिट माइनस, ऐसे ही डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन। तो अब जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है बेटा इंटीग्रेशन। क्या पढ़ना है आपको? इंटीग्रेशन। जब भी आप इंटीग्रेशन देखें, वर्ड देखें, इंटीग्रेट देखें, जब भी आप इसे देखें तो आपके मन में सबसे पहले ये फील हो जाना चाहिए कि इंटीग्रेट का मतलब होता है ऐड, सबसे पहले। बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे, सॉल्व करते कैसे हैं, कब करते हैं, कब लगाते हैं, बाद में देखेंगे। फिलहाल बस इतना समझ लो, अगर मैं कह रहा हूँ इंटीग्रेट करो तो इसका मतलब समझ लेना है इंटीग्रेट का मतलब होता है एडिशन। अभी आपने डिफरेंशिएशन में डिफरेंस सीखा है, अब आप एडिशन सीखेंगे। गॉट इट? अब आपको इससे पहले मैं इंटीग्रेशन सिखाऊं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ पूछता हूं, आपको एक टास्क देता हूं। मैंने एक डायग्राम बना रहा हूं, आप मुझे सोच के बताएं कि क्या पूछना चाह रहा हूं। मान लीजिए आपके पास मैंने एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बनाया, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है, और मैंने यहाँ पे एक लाइन डाली एक्स। ये मैंने कहा कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी x है और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी y है, और आपसे पूछा बताओ इसका एरिया क्या होगा, एरिया बताओ। तो आप क्या कहोगे? सर इसका एरिया जो है ना, इसका एरिया जो है भाई, ये तो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसका एरिया हो जाएगा x इंटू वाई। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अब मैंने कहा अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो ज़रा एक बात बताओ, एक बात बताओ, अभी बताता हूँ, अभी बता रहा हूँ क्या कहना चाहता हूँ। एक बात बताओ, अगर ये ग्राफ ऐसा ना हो के ऐसे हो, ये एक अलग है, ये एक अलग है, अगर ये ग्राफ ऐसे ना हो के ऐसे हो और अब आपसे कहे ये तो y है, ये तो y है, अब बताओ इसका एरिया क्या होगा? अब बताओ इसका एरिया क्या होगा? याद करो ज्योमेट्री के अंदर हमने देखा था कि सर अलग अलग शेप्स का अलग अलग तरीके से एरिया निकल सकता है, निकल सकता है, पर प्रॉब्लम यह है जब शेप ही ना हो। ये कोई शेप है? ये रेक्टेंगल है क्या? क्या अगर मैं आपसे बता दूं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी x है, लेकिन वो डायरेक्ट दूरी है, क्या अगर मैं एरिया निकालने की कोशिश करूँगा, अगर मैं एरिया निकालने की कोशिश करूंगा x इंटू वाई से, तो क्या बेटा ये वाला पोर्शन साथ में नहीं आ जाएगा? ये वाला पोर्शन साथ में नहीं आ जाएगा? हाँ, तो इसका कैसे कैलकुलेट करूं? सर पता नहीं। समझो क्या कहना चाहता हूं, इसको कैलकुलेट करना आसान है क्योंकि इसकी फिगर रेगुलर है। रेगुलर मतलब जैसे हमने सीखी पहले बहुत सारी सरफेस देखे, ट्राइंगल का एरिया जानते हो, स्क्वायर का जानते हो, रेक्टेंगल का जानते हो, पर ये तो कुछ है ही नहीं, ना सर्कल है, ना सेमी सर्कल है, ना रेक्टेंगल है, कुछ भी नहीं है। इसका एरिया कैसे निकालें? इसका एरिया कैसे निकालें? और एक बात और ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी y है सर, पर जब आप इस पॉइंट के बजाय, लास्ट पॉइंट के बजाय जब आप इस पॉइंट पे होंगे तो ये दूरी y से छोटी होगी। बताओ, बाहर से दूरी छोटी होगी, और जब आप इस पॉइंट पे होंगे तब ये दूरी अलग होगी, बड़ी होगी। तो कहीं पे दूरी छोटी है, कहीं पे दूरी बड़ी है। ये आपको दिख रहा होगा कि रेक्टेंगल तो है नहीं। ऐसे चीज़ों का एरिया कैसे निकले, अब आगे समझेंगे। ऐसी चीज़ों का सॉल्यूशन निकालने के लिए ही, क्योंकि ऐसी चीज़ों के सॉल्यूशन नहीं आ रहे थे, इसलिए ही हमने एक चीज़ बनाई जिसे कहा इंटीग्रेशन। हमने मतलब साइंटिस्ट्स ने एक चीज़ बनाई जिसको कहा इंटीग्रेशन, कैलकुलस बनाया। इंटीग्रेशन जो होता है वो आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्व देगा, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इंटीग्रेशन कर देगा आपको। अब कैसे कर देगा वो भी बताएंगे।
कैसे कर देगा अभी बताएंगे। बस आपको तो इतना समझना है कि सर इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पॉसिबल है। कैसे? इंटीग्रेशन से। कैसे हो जाएगा इंटीग्रेशन से पॉसिबल कैसे होगा? यही तो सीखने के लिए वीडियो में आए हैं, यही सीखने के लिए आए हैं वीडियो में। चलिए देखें, अगर हम देखें तो सर यहाँ से x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट डालते हैं दोबारा से। सर ये x है और ये y है। ये ग्राफ थोड़ा सा दोबारा से बना रहा हूँ ताकि आपको बेटर सा लगे। कुछ भी शेप हो सकती है, लो सर कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे मिटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए, कभी आप यहाँ से देख के कन्फ्यूज़ हूँ। आपके पास सामने ग्राफ है, कल वैसा बनाओ ऐसा बनाओ, बात एक ही है, आप इसका भी एरिया नहीं निकाल सकते। ज़रा सुनना, एरिया निकालने में प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि जो आपके पास y है कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। क्योंकि अगर ये स्ट्रेट होता तो काम बन जाता, स्ट्रेट तो काम बन जाता, लेकिन क्योंकि ये गोल है ना, ये x जो है वो गोल है, इसलिए काम नहीं बन रहा। अब आप मेरी बात समझो, इसे पढ़ने से पहले मेरी बात समझो। आपको पता है कि जो अर्थ है ना वो भी तो गोल है, पर अगर आप हाईवे पे खड़े हो जाते हो और दूर तक देखते हो तो आपको ना हाईवे सीधा ही दिखेगा। हाईवे नहीं, रोड पे खड़े हो जाओ, रोड पे खड़े होकर दूर तक देखो तो भाई सीधा ही तो दिखेगा। छत पे खड़े हो जाओ, क्या छत पे खड़े होकर ऐसे दिखता है कि वहाँ तक गई बिल्डिंग और फिर यूँ गिर गई ऐसे होता है क्या? मान लीजिए आप अर्थ पे खड़े हो और आप यहाँ से देख रहे हो, कभी देखा है ऐसे घूमते हुए अर्थ? नहीं देखी ना। क्यों नहीं देखी? भले ही अर्थ गोल है, इस बात का तो प्रूफ है कि अर्थ गोल है। गोल बेटा गोल मतलब ये मत कहना कि सर वो तो इलिप्टिकल है, वो तो स्फीयर है। अरे भाई समझने की बात है, गोल है का मतलब है मुड़ रही है ना, मुड़ती हुई दिखती क्यों नहीं? समझो सर, अर्थ हमें मुड़ती हुई या कहो गिरती हुई इसलिए नहीं दिखती है क्योंकि हम अर्थ का बहुत छोटा पार्ट देख रहे होते हैं। हम अर्थ का बहुत छोटा पार्ट देख रहे हैं, इसलिए हमें जो अर्थ है वो ऐसे गोल गिरती हुई नहीं दिखाई देती। समझाना क्या चाह रहे थे सर आप इससे? किसी भी गोल चीज़ का बहुत छोटा पार्ट देखा जाए तो वो सीधा ही होता है। समझ लेना, किसी भी गोल चीज़ का बहुत छोटा पार्ट देखा जाए तो वो सीधा ही होता है। क्यों बता रहा हूँ समझो। सर आप देखो यहाँ से यहाँ आने पे गोलाई है, लेकिन अगर मैं छोटू सा इत्तू सा, अब ध्यान से समझना, ये जो ये छोटू सा है इतना अगर मैं हिस्सा लूँ इसका, सर किसका हिस्सा? देखो बहुत पतला हिस्सा है, छोटा ऐसे लंबे में छोटा नहीं है, इधर से चौड़ाई में बहुत पतला, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है ना बेटा, ये जो x में है चेंज, ये x में चेंज बहुत छोटा है। याद करो जो आपका डेल x है वो टेंडिंग टू ज़ीरो है, जैसे डिफरेंशिएशन में पढ़ा था ना, जो चेंज इन x है वो बहुत छोटा है। चलिए अगर आपको देसी भाषा में समझेंगे हम, तो ये वाली चीज़ तो टेक्निकल लैंग्वेज है, हम देसी भाषा में समझेंगे। सर ये जो ये दूरी है ये बहुत छोटी है, इतनी छोटी कि माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। अब बेटा अगर मैं इतना छोटा मार्क कर देता बोर्ड पे कि माइक्रोस्कोप से देखना पड़े तब तो तुम्हें समझ में आता नहीं। सही बात है सर, इसलिए मुझे थोड़ा मोटा बनाना पड़ रहा है, पर आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ये छोटा सा पार्ट बहुत छोटा है। किसका? x का। भाई ये छोटू सा पार्ट है, क्या y भी छोटा सा है? नहीं सर, y तो यहाँ से यहाँ तक है, y तो इतना बड़ा है। हाँ फिर क्या छोटा सा है? सर ये छोटा सा, ये आगे ये इसकी जो लंबाई है ये छोटी सी, ये है छोटी सी। जब भी कोई चीज़ को बहुत छोटा टुकड़ा दिखाना हो कॉपी पे तो हम d के साथ दिखाते हैं। जहाँ भी dx लिखा हो, dt लिखा हो, dy लिखा हो, इसका मतलब जिसके साथ भी स्मॉल d लग रहा है इसका मतलब होता है कि वो बहुत छोटे की बात कर रहा है। अगर मैं dx की बात कर रहा हूँ तो ये बहुत छोटा है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगर सोचो क्या ये वाली स्ट्रिप को देखूँ, ये दिख रही है स्ट्रिप, ये वाली स्ट्रिप मतलब पट्टा, ऐसे डॉगी के गले में बांधते हैं ना पट्टा, अगर उसे खोल लेंगे तो ऐसे स्ट्रिप बन जाएगी ना सीधी। अगर मैं इस स्ट्रिप को देखूँ, इस पट्टे को देखूँ, तो क्या ये पट्टा रेक्टेंगल है? सोच समझ के बताना, क्या ये पट्टा जो यहाँ दिख रहा है क्या ये रेक्टेंगल है कि नहीं? आप कहोगे हाँ सर, हाँ रेक्टेंगल है। क्या इस पट्टे का एरिया आप निकाल सकते हो? आंसर इज यस। कैसे निकालेंगे सर? सीधी सीधी बात है, इसकी जो लेंथ है वो है dx और ब्रेड जो है वो y है। इतनी y नहीं है, कुछ और है, लेकिन है तो जो भी होगी y की वेरिएबल है एक, हाँ y है, तो मैं ऐसे लिख दूँ y इंटू dx इंटू y लिखो, y इंटू dx लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है? तो मैंने y पहले लिख दिया, y dx।
बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ज़रा ध्यान से सुनना। ये जो पट्टा है, ये जो पट्टा है, ये पट्टा बहुत पतला छोटा सा पट्टा है या फिर बहुत बड़ा है? सर ये तो बहुत पतला पट्टा है। एक बहुत पतले पट्टे का एरिया जो होगा सर वो भी तो बहुत कम होगा। ये क्या बात हुई सर? सीधी सीधी बात है, इतना बड़ा पट्टा है, इतना सा आपने जगह ले रहे हो तो जो पट्टे का एरिया होगा वो भी तो बहुत छोटा होगा। हाँ, तो इज इक्वल टू में जो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना, वो एरिया नहीं है, वो बहुत छोटा एरिया, इसलिए ए नहीं लिखूंगा आपके बाद डी ए लिखूंगा। अब बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है मेंशन करो कमेंट में कि सर ये टाइम हो रहा है वीडियो के इस पॉइंट पे मुझे प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ में नहीं आया, मैं आपको पर्टिकुलरली अलग से उस टॉपिक की वीडियो बना के सेंड कर दूँगा। परेशान नहीं होना है, पर पहले क्या कोशिश करनी है? पहले कोशिश करनी है कि आप पीछे जाएं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा दोबारा से देखें, और अगर आप टाइम स्पीड बढ़ा के देख रहे हैं 1.7 1.5 की स्पीड पे देख रहे हैं तो नॉर्मल करके देखें, जहाँ टफ लगे वहाँ नॉर्मल करें, जहाँ इजी लगे वहाँ 2 टाइम स्पीड कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखते हैं। सर मैं बात ये कर रहा था कि ये जो छोटू सा पट्टा है इसका एरिया तो छोटा सा होगा, डी, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब मुझे ये बताओ, क्या मुझे इस पट्टे का एरिया निकालना था? आप कहोगे नहीं, इतने छोटे से पट्टे का एरिया निकाल के क्या करूँगा, मुझे तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे का पट्टे का एरिया, सॉरी पूरे पट्टे का नहीं, पूरे डायग्राम का एरिया निकालना था। हाँ, लेकिन सुनना मेरी बात, क्या जो पट्टा आपने यहाँ माना है ऐसा ही इसी के जैसा क्या एक पट्टा यहाँ नहीं हो सकता? हो सकता है सर। क्या ऐसे एक पट्टा यहाँ नहीं हो सकता? हो सकता है सर। क्या इस पट्टे का एरिया भी निकाल लोगे ऐसे ही? हाँ, क्यों निकाल पा रहे हो सर? क्योंकि ये छोटू सा है ना तो ये सीधा है, छोटा सा है ना तो सीधा है। इसका भी निकाल लो, इसका भी निकाल लो, इसका भी निकाल लो। अगर मैं देखूं तो क्या ऐसे बहुत सारे पट्टे यहाँ से यहाँ तक हो सकते हैं या नहीं? सर यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे छोटे छोटे पट्टे बहुत सारे पॉसिबल है कि नहीं? सर पॉसिबल क्या है, बहुत सारे पट्टे होंगे। उन सारे पट्टों, ये एक पट्टा, ये दूसरा पट्टा, ये तीसरा पट्टा, इन सारे स्ट्रिप्स का एरिया निकाल के, मान लो एक का निकाला, फिर इसका निकाला, फिर इसका निकाला, ऐसे जितने भी हैं सारे के सारे स्ट्रिप्स का एरिया निकाल के जोड़ दिया जाए तो क्या यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एरिया नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप सोच रहे हो नहीं आ रहा है, कोशिश करो, दोबारा से बैक जाओ, फिर कोशिश करो, समझो क्या कह रहा हूँ। कहना ये चाहता हूँ सर, ऐसे छोटे छोटे पट्टों में इस पूरे फिगर को तोड़ा जा सकता है, और ये छोटे छोटे पट्टों में, यानी कि इस छोटी छोटी स्ट्रिप्स में, इस छोटी स्ट्रिप का एरिया जो होगा वो डीए से डिफाइन कर देंगे हम। ठीक है सर। अगर मैंने ये छोटा सा एरिया डीए से डिफाइन कर दिया ना सर, तो बात ये है क्या मैं इस पूरी की पूरी फिगर का एरिया निकाल सकता हूँ? आंसर इज यस, निकाला जा सकता है। अब बात ये आई कि कैसे निकालेंगे? सर सबका एरिया निकालो और ऐड कर दो, पूरे का एरिया आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक दिक्कत है, ये कैसे पता चलेगा कि स्ट्रिप्स हैं कितने? मतलब सर मतलब ये है, आपने कहा बहुत छोटा स्ट्रिप है, आपने कहा सबके ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप्स होंगे, सबका निकाल लो, मैंने कहा हाँ, फिर सबको जोड़ दो, मैंने कहा हाँ। जब आप सबको जोड़ने के लिए ये तो पता लगाना ज़रूरी है कि स्ट्रिप्स कितने हैं, और ये तो पता ही नहीं लग सकता, ये कैसे पता लगेगा भाई? इतना छोटा हिस्सा है कि माइक्रोस्कोप के लेवल पे, तो स्ट्रिप्स कैसे निकलेंगे? सही बात है। ऐड कैसे करें? नहीं कर सकते, पुराने तरीक़ों से नहीं कर सकते, नए तरीके पॉसिबल हैं इनको ऐड करने के, जो अब हम सीखेंगे। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया अब आपको निकालना है तो देखो ऐसे, ये तो आपका एक स्ट्रिप का था ना, आपको ऐसे ऐसे बहुत सारी स्ट्रिप्स हैं, सबको ऐड करना है ना। आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन करो, यानी कि ये भी जोड़ो और ये भी जोड़ो। ये तो हो गई। जब आप इस स्ट्रिप्स इसको जोड़ोगे तो एरिया बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो ये भी तो बढ़ेगा, समझो। फिर अगर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स लिखा तो देखो चेंज क्या आएगा, इस डी के आगे इस तरीके से सांप, डी वैसे के वैसे ही इज इक्वल टू वाई डी एक्स के आगे भी सांप, वाई डी एक्स। इसे कहते हैं इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। हाँ, अभी क्वेश्चन पे पहुंचे हैं, सॉल्यूशन पे नहीं पहुंचे। आपको इंटीग्रेशन का क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ दिखाई देगा। क्या क्या होगा उसमें? एक तो सांप होगा और एक छोटू सा डी के साथ होगा। मतलब समझ लेना, जो डी के साथ है, जैसे कि डी के साथ ए है, ए मतलब क्या है सर? ए मतलब एरिया।
साफ का मतलब क्या है, ऐड कर रहे हूँ, मतलब क्या है सर छोटा छोटा एरिया जोड़ के बड़ा एरिया बनाना चाहते हो। इधर देखें सर डी के साथ क्या है एक्स, एक्स क्या है सर ये लंबाई, क्या ये इंटीग्रेशन का साइन है, हाँ इसका मतलब क्या है छोटी छोटी लंबाई जोड़ के सारी स्ट्रिप्स को जोड़ना चाहते हो ताकि फिगर कंप्लीट हो जाए। बताओ आया कि नहीं आया, सबको समझ में आया? आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि अगर आपको कहीं ये दिख रहा है तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है जो भी डी के साथ लिखा है वो होना चाहिए, वो जो है वो बहुत छोटा है और मैं उसको ऐड करके बड़ी चीज़ बनाना चाहता हूँ। अब आगे से याद रखें, बड़ी सी चीज़ को तोड़ तोड़ के छोटा करना हो तो डिफ्रेंशिएशन, पर छोटी सी चीज़ को जोड़ के बड़ी चीज़ बनानी हो तो इंटीग्रेशन। जितना डिफ्रेंशिएशन इम्पॉर्टेंट है उतना ही इंटीग्रेशन भी इम्पॉर्टेंट है, और डिफ्रेंशिएशन इजी टॉपिक है, इंटीग्रेशन थोड़ा सा उसके मुकाबले टफ है, ज़्यादा नहीं, इत्तू सा है ना, वो कपिल शर्मा वाला इत्तू सा, तो इत्तू सा टफ है, ठीक है। चलिए पर इत्तू सा टफ है, पर आप इतने ज़्यादा मेंटल टफ हैं तो आपको टेंशन नहीं लेनी, बड़े आराम से समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसे नोट डाउन कर लिए, नोट डाउन जरूर करना बेटा, नोट डाउन। ओके बेटा, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन, ऐड करना है। अब जो एडिशन है ना बेटा वो, या इंटीग्रेशन जो है ना बेटा, वो दो तरीके में बांटा गया। एक तरीका होगा डेफिनेट इंटीग्रल, उसे बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, और एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। बेटा स्पेलिंग पे ध्यान मत देना मेरी, है ना, पता नहीं डेफिनेट की स्पेलिंग सही है या नहीं। अब ठीक है सर, स्पेलिंग पे ज़्यादा ध्यान मत दिया करो मेरी। आपको लॉजिक समझाते हुए कभी कभार मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, पर हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे। एक छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक्स को तो इग्नोर कर सकते हैं ना यार, है ना। हाँ, पर स्पेलिंग मिस्टेक का ये मतलब ये भी नहीं है कि इग्नोर करने का मतलब मैं लिख रहा हूँ फोर्स, लिखना चाहता हूँ फोर्स और लिख दूँ डिस्प्लेसमेंट और कहूँ सर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। अबे ये स्पेलिंग मिस्टेक है, फोर्स लिख रहे थे FORCE की जगह FORCA लिख दिया गलती से, चल जाएगा। इसका मतलब थोड़ी डिस्प्लेसमेंट लिख दोगे भाई, दोनों का मतलब अलग है। तो अब मैंने छोटू सा फालतू का मजाक किया, बस ये है कि कभी कभार मेरी स्पेलिंग गलत हो जाती है तो उसे इग्नोर करें, कॉन्सेप्ट पे ध्यान ज़्यादा लगाएं। खैर, इंटीग्रेशन मतलब होता है एडिशन। एडिशन जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। बेटा ये डेफिनेट और इनडेफिनेट का मतलब क्या है ज़रा समझो, मैं समझाता हूँ। अभी मैंने आपका ग्राफ बनाया था, अगर ये इस तरीके का ग्राफ हो और आपको ऐड करना हो, ये dx की ये आपको पट्टे ऐड करने हो, पर ये नहीं पता कि कहाँ से कहाँ तक ऐड करने हैं। मतलब क्या आपको ये छोटा सा पट्टा जो यहाँ है, क्या आपको पता है ये कहाँ से शुरू हुआ? आप कहोगे सर यहाँ से, नहीं, क्या पता मैंने यहाँ से शुरू करवाया हो। आप कह ये क्या मतलब? बेटा ये भी तो हो सकता है मुझे छोटे से एरिया का पता करना है। मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे पूरे के पूरे फिगर का मत बताओ, समझो क्या कह रहा हूँ, समझो ये फिगर है, मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे पूरे के पूरे फिगर का मत बताओ, थोड़े से का बताओ, थोड़े से का। अब वो थोड़ा सा कितना पता नहीं, थोड़े से का बताओ। ये क्या चल रहा है सर? चल रहा है, ऐसा होता है, ऐसा क्वेश्चन आते हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ दोबारा, सर यहाँ पे मैंने एक छोटा सा dx बनाया, ये पट्टा बनाया, मुझे पता है इसे जोड़ दूंगा तो एरिया आ जाएगा, शुरुआत से लेकर एंड तक जोड़ दूंगा तो पूरे का आ जाएगा। पर मैंने आपसे कहा ही नहीं शुरुआत से लेकर एंड तक जोड़ो। मैं बहुत बदतमीज़ निकला अपना यूपी वाले स्टाइल में। यूपी वाले लोग देख रहे होंगे, बुरा मत मानना, ये तो अच्छी बात है ना हमारी, हम थोड़े शैतान होंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। मैं भी यूपी से ही हूँ। खैर, कहना ही चाहता हूँ कि सर बात यह है कि जो छोटा सा है, अब हम यूपी वाले स्टाइल में क्या करें, हमने बताया ही नहीं कि कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है। हमने कहा जोड़ दो। अबे भाई कहाँ तक? अब सर बस जोड़ दो ना, जहाँ तक दिल करे वहाँ तक जोड़ दो। तो फिर क्या ये आपको पता है कि कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है? आप कहोगे नहीं। जब आपको पता नहीं होता कि कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है, उसे कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। जोड़ दोगे आप तब भी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि बिना ये बताए जोड़ दिया जाए? हाँ, इंटीग्रेशन में ऐसा पॉसिबल है पॉसिबल, पर इसे कहा जाता है इनडेफिनेट। आपको पता नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक जोड़ रहे हैं। और एक होता है बेटा डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब है वो बताएगा कि पूरा जोड़ना है, वो बताएगा कि यहाँ से लेके मान लो ये ए पॉइंट है और यहाँ तक मान लो ये बी पॉइंट है, ए से लेके बी तक जोड़ना है। मान लो ए से लेके वो लास्ट तक जुड़वा रहा है और डी पॉइंट तक जुड़वा रहा है, ए से लेके डी तक जोड़ना है।
डेफिनेट का मतलब है वो बता के देगा कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है। इनडेफिनेट का मतलब है जब वो आपको बताएगा नहीं कि कहाँ से शुरू करके कहाँ तक जाना है। तो इंटीग्रेशन दो पार्ट में, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। पहले हम इनडेफिनेट पढ़ेंगे, पहले इनडेफिनेट पढ़ेंगे फिर डेफिनेट पढ़ेंगे। ऐसा क्यों बेटा? ऐसे जब मैं पढ़ा रहा हूँगा तो आपको पढ़ते हुए खुद समझ में आ जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इनडेफिनेट के रूल्स जो होते हैं वही इसमें लगते हैं। तो पहले इनडेफिनेट वाला सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इनडेफिनेट वाला शुरू करते हैं। यहाँ शॉर्टकट में लिखता हूँ मैं इनडेफिनेट, आगे नहीं, शॉर्टकट में आप अपने आप नोट कर लेना इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का क्वेश्चन किस तरीके का आएगा वो ज़रा देखो। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अगर करना होगा तो लिखेगा सर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब डी एक्स इंटीग्रेशन। ये सांप जैसा निशान और ये dx दोनों को ऐसे समझना, ये ब्रैकेट की तरह है। जैसे ऐसे ब्रैकेट लगता है ना, एक तरफ इधर एक तरफ इधर और बीच में क्या है एक्स क्यूब, ऐसे समझना। ये सांप का निशान और ये dx दोनों मिलके एक ब्रैकेट जैसा क्रिएट कर रहे हैं एक्स क्यूब के लिए, एक्स क्यूब के लिए एक ब्रैकेट जैसा क्रिएट कर रहे हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये एक्स क्यूब के लिए एक ब्रैकेट जैसा क्रिएट कर रहे हैं तो करना क्या चाहते हैं? ये ब्रैकेट थोड़ी है, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। एंड व्हाट डज दिस मीन्स? हाउ टू सॉल्व इट? सॉल्व का तरीका देखो, मैं आपको यहाँ एक फॉर्मूला बताता हूँ। सर y इज इक्वल टू एक्स की पावर n dx का इंटीग्रेशन। ज़रा इसमें भी डिफ्रेंशिएशन की तरह कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, जो x जो यहाँ पे है वही d के साथ होना चाहिए, जो यहाँ पे है वही d के साथ होना चाहिए। अगर यहाँ पे x है और यहाँ dt होता तब इंटीग्रेशन नहीं होगा। तब क्या होगा बाद में बताएंगे। x यहाँ पे dv होता, इंटीग्रेशन नहीं होगा। इंटीग्रेशन सिर्फ तब पॉसिबल है जब आप वही चीज़ जो यहाँ लिखा है d के साथ वही चीज़ इसके बीच में लिखा हो। ठीक है, ये रूल्स तभी फॉलो होंगे। देखो रूल्स क्या कहते हैं। इसका रूल ये कहता है कि अगर आपको किसी का भी इंटीग्रेशन करना है, बेटा ये रूल है, रूल नंबर 1, तो आप इसे नोट कर लेना। रूल नंबर 1 है, अगर किसी का भी इंटीग्रेशन करना है तो आप ये देखो x की पावर कितनी है, आप कहोगे n है, जो भी उसकी पावर है उसमें एक ऐड कर दो। याद है डिफरेंशिएशन में माइनस करते थे, पावर मल्टीप्लाई में आती थी ना 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 ना, सुनना इसके अंदर, जो भी x की पावर है उसमें एक ऐड कर दो। मतलब सर x n प्लस 1। अब ध्यान दो, जो नई पावर बन चुकी है, नई पावर ये है ना, उससे डिवाइड कर दो, यानी कि n प्लस 1। ये उसका जो डिफरेंशिएशन होता है ना उसका हर स्टेप में उल्टा है। हर स्टेप में देखो, उसमें क्या करते थे पुराने वाले में, पहले मल्टीप्लाई करते थे, इसमें ऐसा नहीं किया। उसमें क्या करते थे, पावर में -1 करते थे, इसमें ऐसा नहीं किया। इसमें क्या किया, देखो मल्टीप्लाई का ऑपोजिट डिवाइड, इसमें किया है हमने डिवाइड। ऊपर से किया कब है, पहले पावर ऐड करी है, वहाँ पावर माइनस होती थी। मतलब सर अच्छी तरह समझ लो, वहाँ वाले से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, वो अच्छी तरह सीख चुके हैं। अभी वाला देखो करना क्या है, इंटीग्रेशन करने के लिए जो x की पावर है उसमें एक बढ़ा दो और जो अब पावर बन गई है नई पावर, उस नई पावर से डिवाइड कर दो। दिस इज़ द फॉर्मूला। हो गया इंटीग्रेशन। एक बात और याद रखना, एक बात और याद रखना बेटा, बात यह है कि इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ भी फिट होती है। इनडेफिनेट है ना ये, देखो ये इनडेफिनेट है, कहाँ से कहाँ तक जोड़ रहे हैं पता नहीं। तो क्या पता आपने आगे से शुरू किया हो, मतलब आपने 0 से ना शुरू करके ग्राफ बनाया था ना मैंने, 0 से ना शुरू करके थोड़ा आगे से शुरू किया हो, क्या पता ऐसा हुआ हो। तो इसको संभालने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं +c। अब आप ये कहोगे सर ये क्या है, +c कांस्टेंट क्या है? बस आपको जब भी इंटीग्रेशन करना है इनडेफिनेट वाला, कैसे पता चलेगा इनडेफिनेट कर रहा हूँ कि डेफिनेट कर रहा हूँ सर? जब आप इनडेफिनेट डेफिनेट दोनों पढ़ लोगे तो अपने आप पता लगने लगेगा। अभी जब तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तब तक, अभी जब तक मैं नहीं कहता तब तक सारे क्वेश्चंस इनडेफिनेट के ही हैं। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, दिमाग में क्लियर रखना है इनडेफिनेट पढ़ रहे हैं, इसका मतलब जितने भी क्वेश्चंस अभी करूँगा उसके अंदर सबके अंदर +c लिखूँगा, बस इतना याद रखना। समझ में आ गया क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि हो सकता है शुरुआत आगे पीछे करी हो, उसको संभालने के लिए सी होता है। ये बिल्कुल देसी भाषा में फील करने के लिए बताया, फील करके चलना है फिजिक्स को, है ना। फिजिक्स ही तो है, इट्स सिंपल एंड ईजी। तो सिंपल है ना, तो सिंपल ही रखें। इसके पता नहीं बहुत ज़्यादा डिटेल भी दे सकता हूँ मैं इसी पे, पर वो मैथ्स का काम है यार, वो फिजिक्स का नहीं है।
हम इसे बेकार में कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं फिजिक्स को। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। सीधी सीधी बात है, जब भी ऐसे फॉर्मूला आएगा आपको ये लगाना है और प्लस सी साथ में लिख देना है। देखें सर, जैसे एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है करते हैं। पहले चेक करें क्या ये और ये सेम है, क्या जो डी के साथ है वही यहाँ है, सेम है सर। चलिए तरीका क्या है, एक्स को वैसे के वैसे ही लिखें, जो इसकी पावर है जैसे कि 3 उसमें 1 बढ़ा दें, 3 में 1 बढ़ाऊंगा कितना हो जाएगा 4। जो नई पावर है, नई पावर बताओ 3 है कि 4 है सर, नई पावर तो 4 है ना, उसी से डिवाइड कर देंगे, आंसर आया नहीं समझ में? आ गया सर समझ में, कैसी बात कर रहे हो, इतनी ईजी तो है, क्यों नहीं आएगा? आ गया होगा समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, नोट डाउन करो, फिर मैं और क्वेश्चंस कराता हूँ धीरे धीरे और अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। अच्छा एक और बात सर, आप प्लस सी लिखना भूल गए, हाँ तो लिख दो, आप लिख दो। मैं भूल गया प्लस सी तो क्या होगा, आप लिख दो। मतलब प्लस सी मैं लिखूँ या ना लिखूँ, हमेशा आपको लिखना ही लिखना है। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे तो हर ऑप्शन में प्लस सी लिखा हुआ मिलेगा, मिलेगा आपको सोचना ही नहीं फिर, ठीक है। चलिए तो देखिए, कॉपी इट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, आई थिंक आपको इंटीग्रेशन में यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब और आगे बढ़ेंगे बेटा, जब हम और आगे बढ़ेंगे तो हम ये चेक करेंगे बच्चे कि देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है y = इंटीग्रेशन 5x3। तो अब आपको नेक्स्ट चीज़ ये सीखनी है कि सर कांस्टेंट का क्या होता है। याद है डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट बाहर आ जाता था, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट में चेंज नहीं होता। तो बेटा चेंज नहीं होता तो चेंज तो अब भी नहीं होगा। कहने का मतलब ये वाला रूल, वो वाला रूल जो डिफरेंशिएशन में था कांस्टेंट के बाहर आने वाला, वो इसमें भी अप्लाई होगा। जब भी कोई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ जुड़ा होगा तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, बाहर मतलब मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, जब ये 5 बाहर आ गया मल्टीप्लाई में तो अंदर क्या बचेगा, x³ dx। अब इसे सॉल्व करना तो सीख चुका हूँ ना मैं फर्स्ट वाले रूल में, हाँ। तो देखिए 5 × x की पावर जो भी है 1 बढ़ा दो और नई पावर से डिवाइड कर दो, क्या आंसर आ जाएगा 5/4 x⁴ आंसर। प्लस सी, प्लस सी मैं लिखूँ या ना लिखूँ, लिखना है, सी नहीं बनना है समझ गया ना, सी नहीं बनना है, प्लस सी लिखना है। आगे लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं, मतलब सॉरी। देखिए बच्चे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को आप और ध्यान से देखिए, क्या ये रूल 2 जैसा है? मैंने रूल 2 मिटा दिया है, पीछे जाइएगा, पॉज करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या ये रूल 2 जैसा दिख रहा है? नहीं नहीं, ज़रा ध्यान दो। 5x लिखा हो तो एक अलग बात, पर यहाँ ध्यान से देखो इंटीग्रेशन में लिखा है इंटीग्रेशन 5 dx, यहाँ x नहीं है, यहाँ x नहीं है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा देखना। याद करो, अगर यहाँ पे डिफरेंशिएशन होता और ये बोलते कि 5 का डिफरेंशिएशन करो तो आप सिर्फ 5 का डिफरेंशिएशन 0 लिख देते, पर क्या इंटीग्रेशन भी ऐसा होता है? ना ना, 5 का इंटीग्रेशन 0 नहीं होगा, 5 का डिफरेंशियल तो 0 होगा। इंटीग्रेशन क्या होगा मैं बताता हूँ, देखो वही वाला रूल अप्लाई करो, सेकंड में किया। आप इस 5 को बाहर ले लो, भाई कुछ नहीं है ना, कोई बात नहीं, बाहर ले लो। जब आप इस 5 को बाहर ले लोगे तो ऐसे बन जाएगा y = 5 बाहर आ गया इंटीग्रेशन dx, अंदर कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं, यानी कि कुछ भी नहीं, ठीक बेटा। जिसका कोई नहीं होता उसका हमेशा एक ऊपर वाला होता है ना, ऊपर वाला एक होता है, ऊपर वाला एक ही है ना, 10 थोड़ी है, सबका मालिक एक। तो ऐसे ही जिसका कोई नहीं है, देखो 5 आपने बाहर ले लिया, इसमें तो कुछ भी नहीं है, और जिसका कोई नहीं है उसका तो एक है ना हमेशा, एक कौन? ऊपर वाला। कहने का मतलब ये बेटा कि अगर मैंने 5 ले लिया और कुछ भी नहीं बचा तो क्या इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 1 बचा हुआ है? आंसर इज यस। क्या मैं इस 1 को ऐसे लिख सकता हूँ? ध्यान से समझना, क्या मैं इस 1 को ऐसे लिख सकता हूँ x⁴? आपने क्यों लिख दिया? सर इसलिए लिख दिया क्योंकि डी के साथ जो है ना वही चाहिए मुझे यहाँ। चलो मैंने लिख दिया x⁴। आगे अब क्या करेंगे? सर x⁴ है, दिख रहा है, इंटीग्रेशन है, तो अब तो वो रूल लगाओ जो रूल है। अब तो मुझे x⁴ दिख रही है ना, अब तो वो रूल लगाओ जो रूल है। रूल क्या है सर? 5 तो बाहर चल ही रहा है आराम से। रूल क्या है सर? रूल ये है कि जो भी पावर है x की उसमें एक ऐड कर दो, जो भी पावर है x की उसमें एक ऐड कर दो। 0 + 1 क्या 1, नए पावर से डिवाइड कर दो अपॉन में 1, आंसर। तो सर सीधा सीधा 5x ना लिख लूँ, आंसर है ना। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जिसे आपको ध्यान रखना है, वो क्या है सर? देखो शॉर्टकट में, देखो शॉर्टकट में जिसका कोई नहीं होता, जैसे यहाँ पे है जिसका कोई नहीं होता, मान लो 5 नहीं होता ना, ऐसे छोड़ो, जिसका कोई नहीं होता और आपको ऐसे का इंटीग्रेशन करना है तो जिसका कोई नहीं होता उसका हमेशा वो होता है जो सबके साथ है, यानी कि जो डी के साथ है। डी के साथ क्या है? x। देखो ध्यान से, अगर ये 5 ना होता तो आंसर x है। नहीं समझ में आ रहा? ध्यान से देखो, 5 तो मल्टीप्लाई में था, बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? कुछ नहीं। कुछ नहीं का आंसर देखो क्या आया, कुछ नहीं का आंसर x आया है, और 5 मल्टीप्लाई में था तो आंसर 5x आया है।
अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt, बताओ इसका आंसर क्या होगा। यहाँ क्या है, कुछ नहीं। जब कुछ नहीं होता है तो उसका आंसर, जब कुछ नहीं होता है, बेटा इसे भी नोट कर लेना, जब कुछ नहीं होता है तो उसका आंसर वही होता है जो सबके साथ है। सबके साथ, यहाँ पे सबके साथ कौन है, सबके साथ दिख तो रहा है कौन है, जो डी के साथ है। सबके साथ दिख तो रहा है कौन है, जो डी के साथ है। डी के साथ कौन है, टी, तो इसका आंसर टी है। समझ में आया। तो जिसका कोई नहीं उसके साथ वो है जो सबके साथ है यानी कि यहाँ पे हर जो डी के साथ लिखा है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा लंबा सा करते हैं ताकि जल्दी हो पाए, उसके बाद फिर लेक्चर को पूरा करेंगे, बाकी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। चलिए देखते हैं, एक ज़रूरत पड़ी दो भी कर लेंगे। देखते हैं, हमें तो अच्छी तरह समझना है, ना कोई जल्दी है ना कोई टेंशन है, ना कोई पैसे की टेंशन है, ना कुछ किसी चीज़ की टेंशन, ना कहीं जाने की टेंशन। एक ही टेंशन है बस, कि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे। कर रहे हो ना, तो कर दो यार, शेयर भी कर दो। तो देखो सर, मैंने एक क्वेश्चन दिया, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। मुझे इस पूरे का इंटीग्रेशन करना था, तो सुनना करेंगे कैसे। पहले इसका इंटीग्रेशन होगा, प्लस इसका इंटीग्रेशन होगा, प्लस 1 का इंटीग्रेशन होगा। देखें, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ सर, इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन होगा प्लस, फिर इसका इंटीग्रेशन होगा, दोबारा लिखो, इंटीग्रेशन 2x dx प्लस, फिर इस 1 का भी इंटीग्रेशन होगा। नहीं आया समझ बेटा, ये ऐसे ही है ना। अगर मैं इसको, इस पूरे को ब्रैकेट में जो लिखा है इसके यहाँ आगे 2 लिख दूँ, तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, प्लस इसमें भी होगी, प्लस इसमें भी होगी। तो वही तो मैंने किया है, 2 की जगह इंटीग्रेशन लिखा है, इंटीग्रेशन इसका भी होगा, प्लस इसका भी होगा, प्लस इसका भी होगा। यही तो कह रहा हूँ, आ गया ना। चलो, तो देखिए ये सब मैंने थोड़ा खोल खोल के लिखा है, पहली बार है इसलिए खोल के लिख रहा हूँ। अगले क्वेश्चन में स्पीड भी करेंगे, हमें तो स्पीड भी बनानी। चलिए देखें सर रूल क्या कहता है। रूल ये कहता है कि जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में ना एक्स के, वो तो बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx। इसका कैसे करेंगे सर, जो भी पावर है उसके अंदर 1 बढ़ा दो, यानी कि यहीं कर रहा हूँ बेटा, एक और लाइन नहीं बढ़ाऊंगा मैं अब, यानी कि x की पावर 1 बढ़ा दो यानी कि 3, और अपॉन में जो नई पावर बनी है उससे डिवाइड कर दो। अब सर 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारी क्या गलती, कट जाए, हम क्या करें, कट जाएगा, कट जाएगा, ठीक है सर। प्लस इसका देखें सर, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x की जो पावर है, कितनी पावर है 1, 1 बढ़ा दो, कितनी हो गई 2, जो नई पावर बनी है कितनी है 2, उससे डिवाइड कर दो, कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, हम क्या करें, कटने दो। आगे देखें, प्लस 1, बेटा 1 हो या कुछ ना हो एक ही बात है, या फिर ऐसे सोचो 1 को बाहर ले लो। अब यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं। कुछ नहीं का इंटीग्रेशन हमेशा, कुछ नहीं को जोड़ोगे तो हमेशा वो आएगा जो सबके साथ है, यानी कि x। अब x इंटू 1 लिखो या फिर सिर्फ x लिखो, आपकी मर्जी, x इंटू 1 तो वही रहता है ना। आंसर क्या आ गया बेटा, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x आंसर। क्या सर प्लस सी लिखना है, हाँ सर, तो प्लस सी लिखो। अब आंसर आया समझ, आया समझ। अब मैं एक देता हूँ, पॉज करो, एक क्वेश्चन देता हूँ अपने मंजी से, मंजी नहीं मर्जी क्या क्या बोल देते हैं कभी कभी, खैर स्लिप ऑफ टंग है, होती रहती है। देखें, मैं ये बोल रहा हूँ कि y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x dx। आपको बताना है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। पॉज करो, आंसर बताओ, पॉज करो जल्दी से। ओके, सो कर लिया होगा आपने, देखते हैं क्या होगा। सर देखिए 4 है तो 4 तो बाहर आ जाएगा, x की जो भी पावर है उसमें 1 बढ़ा दो, 4 जो नई पावर आई है उससे डिवाइड कर दो, ठीक है सर। प्लस, अब बार बार फुल कट में थोड़ी लिखूंगा मैं, मुझे पता है इन सबका करना है, तो सबका करते हैं बस। प्लस सर 3 है, 3 बाहर आ जाएगा। अगले वाला क्या है, x की क्या पावर है 2, 1 बढ़ा दो, तो x के 1 बढ़ा दूंगा तो क्या जाएगा 3, और अपॉन में नई पावर क्या है 3, उससे डिवाइड कर दो। प्लस सर यहाँ क्या है 4x, 4 क्या है मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा। x सर पावर कितनी है x की 1, 1 में 1 बढ़ा दो यानी कि 2, और नई पावर क्या है 2, उससे डिवाइड कर दो, ठीक है सर। देखें 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 1 2, 2 2 4, तो आंसर क्या आ रहा है सर, x की पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। सर प्लस सी कौन लिखेगा, हम ही लिखेंगे सर। बताओ आया कि नहीं आया। अच्छा एक और बात, कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब इसको सॉल्व करके ले आते हैं ना, तब भी ये लगा देते हैं,
भाई बेटा समझो, जब आपने इंटीग्रेशन को फॉर्मूले लगा के पावर बढ़ा के डिवाइड करके जब इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया तो फिर साइन क्यों लगाओगे भाई? अगर मैं कह रहा हूँ 5 माइनस 3, आप इसे सॉल्व करोगे 2 बताओगे। अब मैं कहूँ माइनस क्यों नहीं लगाया, अरे यहाँ तो था माइनस, यहाँ क्यों नहीं लगाया? आप कहोगे सर दिमाग चल गया क्या, कैसी बातें कर रहे हो? जब आपने सॉल्व कर दिया तो साइन क्यों लगाओगे? तो मैं भी तो ये कह रहा हूँ, मैं भी ये कह रहा हूँ। बच्चे गलती नहीं करनी, ये सांप और ये dx ये एक तरीके के साइन है इंटीग्रेशन के, और ये तरीका है इंटीग्रेशन करने का। जब आपने इंटीग्रेशन कर दिया, जब आपने इंटीग्रेशन करके यहाँ ले आए तो साइन क्यों लगाओगे? ये मत करना। दिस इज द आंसर। यहाँ पे ये सांप बना के दिखाया था, ये नहीं आएगा। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया? अब बेटा आज के लिए यहीं तक रखते हैं। सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा। साथ साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, मैं आपको इसकी प्रैक्टिस शीट दे दूंगा, डिफरेंशिएशन की भी और इंटीग्रेशन की भी। ट्राई करेंगे, कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे तो मेरे से बताना, टेलीग्राम पे ही मैं उसको सॉल्व कराऊंगा वीडियोस में। एक और बात, ध्यान से डेली पढ़ते रहो, अब कोर्स ज़्यादा हो चुका है तो डेली पढ़ो और डेली सब्सक्राइब करवाओ किसी ना किसी से। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।